चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। बाबर स्टार्ट करना था। बाबर मतलब मुगल काल। ठीक। सल्तनत काल खत्म हो गया था। क्या क्या पड़ा सल्तनत काल में? सबसे पहला राजवंश, गुलाम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लोधी। ठीक, ये पांच राजवंश खत्म किए गुलाम, उसके बाद सारे। ठीक है, सल्तनत काल में। और गुलाम वंश के बाद सॉरी सल्तनत काल का जो आखिरी राजवंश था और उसमें का आखिरी राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के मरने के बाद भारत का इतिहास एक नए मोड़ पे आ चुका था। उस नए मोड़ का नाम था मुगल एम्पायर। और उसकी नींव रखी भारत में किसने? बाबर ने। बाबर से आप जितना भी नफरत कर लो, कल शायद मैंने आपको बोला भी था, जितना भी नफरत कर लो, बाबर एक ऐसा व्यक्तित्व है इतिहास में जिससे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अगर नहीं सीखते हो तो आप स्टूडेंट नहीं हो। सांप्रदायिकता अपनी जगह है। आपको भले ही बाबर क्रूर लगता हो, भले ही विध्वंसकारी लगे, भले ही आक्रमणकारी लगे, या भले ही आपको जो भी लगे, राक्षस लगे, फिर भी बाबर की जो काबिलियत थी, ठीक है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जबरदस्त आदमी था। 11 साल की उम्र में एक बच्चे के पास जागीर आई। उस जागीर को उसने साम्राज्य बनाया। और साम्राज्य अपने देश में नहीं, दूसरे देश में जाकर बनाया। यहाँ लोग अपने ही देश का या अपने ही खानदान में मिले साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाते। और बाबर ने एक नए और अनजान देश में आकर के एक साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये बाबर की बहुत बड़ी खासियत थी। बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ बताओ? कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के कौन सी जगह पे? फरगाना में। ठीक, उसके पिता का नाम शेख उमर मिर्जा। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। माता का नाम। उसके पिता शेख उमर मिर्जा किसके वंशज थे? तैमूर लंग। उसकी माता चंगेज खान। इसका मतलब उसके खून में दो महानतम कमांडर्स, दो महानतम सेनानियों का खून था, जिसने बाबर को भारत में आने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि इसके पहले तैमूर लंग भारत में आक्रमण कर चुका था। अब चूंकि जब उसके राज्य मिली उसको 11 साल की उम्र में, और 11 साल की उम्र के बाद जब वो अपने साम्राज्य की विस्तार के लिए निकला, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करने निकला, तो सबसे पहले हमने कल देखा था शायद इसी मैप में, कहां कहां उसने जीता। ये अब मानिए, ये जो अफगानिस्तान वाला एरिया है उससे ऊपर है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब एरिया पड़ता है। ठीक, थोड़ा ऊपर में है, इसमें आप नहीं दिखा पाएंगे। ऊपर में आप मान के चलिए क्या है, जहां पे उसका जन्म हुआ था, फरगाना। ठीक, फरगाना के नीचे आपको क्या पड़ेगा? समरकंद। समरकंद। ठीक है, ये दोनों ही उज्बेकिस्तान में है। फरगाना से निकला, समरकंद को जीता। ठीक, समरकंद को जीतने के बाद अंदर आया कहां पे? गजनी। ठीक, गजनी। गजनी को जीता। गजनी कांधार का एरिया कैप्चर किया। और जहां जहां को वो छोड़कर जाता था वहां वहां पे विद्रोह होता था, क्योंकि वो एरिया विद्रोहियों का ही है। आदि काल से लेकर के आज तक वो एरिया विद्रोहियों का ही रहा है। आज भी वहां पे विद्रोहियों का ही राज है। अमेरिका जैसी शक्ति भी वहां पे नहीं टिक पाई। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि दुनिया में 2-3 ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, जिनको कोई भी शासक लंबे समय तक कभी भी अपने कब्जे पे नहीं कर पाया। एक तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा दक्षिण भारत हो गया। आप दक्षिण भारत का इतिहास देखोगे, कोई भी राजा लंबे समय तक, इवन अशोक जब तक वो था तब तक उसके कंट्रोल में था। जैसे ही अशोक मरा, दक्षिण भारत छूट गया। इवन कलिंग भी छूट गया तुरंत। कलिंग स्वतंत्र, सारे स्वतंत्र अपने आप। अफगानिस्तान में भी सेम कंडीशन था। प्राचीन काल से देख लो आप, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो अंग्रेज एक बार कोशिश किए थे अफगानिस्तान को जीतने के लिए। हालांकि वहां से कुछ मिलना तो है नहीं किसी को, लेकिन अंग्रेजों को यह डर था कि ऊपर में पड़ता है रूस,
नीचे पड़ता है उनका उपनिवेश जो कॉलोनी था इंडिया। उनको डर था कि जो सोवियत संघ है ना, रशिया है, वो कहीं पे अफगानिस्तान को जीत लेगा तो यहाँ से नजदीकी बढ़ जाएगी किसकी, भारत की। अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर लगा हुआ उस समय के हिसाब से, अभी तो पीछे पाकिस्तान आ गया। तो इस हिसाब से अगर रशियन लोगों का कब्जा हो जाएगा कहाँ पे, अफगानिस्तान में, तो ऐसी कंडीशन में भारत सीधे किसकी जद में आ जाएगा, रशिया की। अब ये बहुत दिक्कत हो गया अंग्रेजों को, तो उन्होंने पहले क्या किया, हड़बड़ी में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को जीतने की योजना बनाई और जीत भी गए। कुछ दिन जीत के जश्न मना लिया, बाद में अफगानियों ने उनको बहुत थूरा, बहुत मारा और मार मार के भगा दिया। ठीक, दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं हुई अंग्रेजों की वहां घुसने की। इसके बाद अभी का मॉडर्न इंडिया देख लो आप, मॉडर्न हिस्ट्री में देख लो, यूएस उसको जीता था कुछ समय के लिए, अपने कब्जे में रखा 10 साल। ठीक, अंततः उसको भी वहां से जाना पड़ गया, और जैसे ही वो गया फिर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जिसका नाम आज के डेट में क्या है, कट्टरपंथी तालिबान। वो क्षेत्र कभी जीतने योग्य था ही नहीं, ना उसमें कुछ उपज होती ना कुछ होती, छोड़ दो उसको। अगर सबसे लंबे समय तक वो किसी का अंग था तो वो समुद्रगुप्त, और दूसरा अकबर और समुद्रगुप्त, ये दो शासक ऐसे थे जिन्होंने उसको अपने कंट्रोल में रखा था, अदरवाइज किसी ने उसको अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। अकबर के मरने के बाद भी उसका बेटा जहांगीर, ठीक, हाँ जहांगीर, और उसके बाद उसका बेटा शाहजहां। जहांगीर ने किसी हद तक बचा लिया, लेकिन शाहजहां उसको बचा नहीं पाया, वो कट गया। तो ये एरिया ही वैसा है, जहां पे भी ये छोड़ करके जाता वहां पे विद्रोह होता। आखिर में इसको छोटा सा जगह मिला था काबुल में स्थापित होने के लिए बाबर को, और काबुल में उसने थोड़ा दिन राज किया, लेकिन वहां के लोगों ने इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था शायद, ठीक है, इसलिए उसको आना पड़ गया कहां पे, वहां से भागकर। ठीक, और वहां से वो भाग करके आया कहां, इंडिया, भारत। और भारत में एक छोटा सा जगह है पंजाब में जिसका नाम था बाजौर। बाजौर में एक किला था जिसका नाम था भेरा। उस भेरा के किले को उसने जीत लिया। किसने, बाबर ने। कैसे जीता, तो तोप से उड़ा दिया, तोप लेकर के आया था, तोप से उड़ाया और अपने क्षेत्र को, अपने जो किले थे, मतलब एक अपने लिए स्थान बना लिया रहने के लिए। ठीक, तो इसकी पहली जीत भारत में कब हुई, 1519 है, 19 सुधार लेना आप लोग, 1519, 1519 में बाबर ने भारत में पहली विजय हासिल करी, जिसका नाम था बाजौर की विजय। बाजौर या भेरा का किला, फोर्ट ऑफ भेरा, उसने भेरा के किले को जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक, भेरा के किले को जीत लिया। भारत में इसकी अगली प्रमुख लड़ाई होती है कब, 1526 में। लेकिन 1526 से पहले 19 से 26, मतलब 6 और 7 साल, इन 7 सालों में इसने 3-4 छोटे मोटे युद्ध किए थे। तो उसको पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले लगभग 4-5 युद्ध लड़ने का प्रैक्टिस हो गया था भारत में। इसी बीच भारत से 3 प्रमुख लोग जिसने बाबर को न्योता दिया भारत में आने के लिए। ठीक, ये वो कंडीशन थी जैसे आ बैल मुझे मार। ठीक, अब उनमें से एक कौन था, देखो ये पंजाब वाला एरिया है, ठीक, लाहौर, और यहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था आलम खान। आलम खान ये लोधी था, ठीक है, आलम खान लोधी, किसका रिश्तेदार, इब्राहिम लोधी का। दूसरा एक और व्यक्ति था दिल्ली के पास ही जिसका नाम था दौलत खान। ये दौलत खान लोधी था, ये भी किसका रिश्तेदार, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कोई शासक पसंद ही नहीं करता था, कोई उसका घर वाला, ना कोई बाहर वाला, ना कोई उसकी प्रजा। तीसरा ये दिख रहा मेवाड़, मेवाड़ के राणा सांगा। हालांकि कुछ कुछ इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि क्या राणा सांगा ने वाकई बाबर को भारत में आने के लिए निमंत्रण दिया था या उसकी सहायता करी थी।
कुछ कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दिया था, कुछ कुछ नहीं मानते। तो जो भी हो, उस सिचुएशन को देख करके ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज के लिए मतलब हामी भरी थी। क्यों? क्योंकि वो ये डायरेक्ट ना यहाँ दिल्ली की जो इब्राहिम लोदी है उससे लड़ना नहीं चाहते थे। इनका मोटो ये था कि इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों को लड़वा दो, दोनों क्या करते हैं, लड़ते रहेंगे। देखो बाबर का भारत में आक्रमण का खतरा बना हुआ था क्योंकि वो सीमा पे बैठा था। अब इसको किससे लड़वा दो? इब्राहिम लोदी से। दोनों क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे, और लड़ते लड़ते दोनों क्या हो जाएंगे, कमजोर, और जैसे ही कमजोर होंगे हम लोग उनको निपटा देंगे। तो दिल्ली भी अपने हाथ में, बाबर का भी खात्मा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने निमंत्रण तो दे दिया बाबर को, और बाबर इसी ताक में बैठा था कि मुझे कोई तो बुलाए, मुझे कोई तो मतलब ना कोई तो रोक लो, तो कोई तो बुला लो वाली सिचुएशन थी। और बुलाने का मतलब ये नहीं था कि बस बुला लिया तो हम उठा के आ गए, उसको सहायता देने की भी इनकी योजना थी। जैसे बाबर को पता नहीं था कि इस क्षेत्र में लड़ाई कैसे करनी है, तो उसको बताया गया कि यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन है, जलवायु, सब चीज बताई गई उसको, ठीक, और उसको सारी सहायता भी दी गई थी। इसके चक्कर में बाबर पहुंच गया कहां पे, इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, और जगह चुना कहां पे, हरियाणा के पास पानीपत, ठीक। समय है 1526। इतिहास का वो ऐसा युद्ध जिसने भारत की नई इतिहास की इबारत लिख दी, और एक इतिहास का लेखक बाबर था। पानीपत के ग्राउंड में, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इस युद्ध में एक और कौन था, बाबर, दूसरी ओर कौन था, इब्राहिम लोदी, दूसरी ओर था इब्राहिम लोदी। निश्चित तौर पर इब्राहिम लोदी की सेना ज्यादा ताकतवर भी थी, ज्यादा बड़ी भी थी, और बाबर चूंकि दूर से आया था, उसकी सेना निश्चित मात्रा में कम थी। लेकिन एक एडवांटेज उसके पास था, उसके पास तोप था, और जहां पे तोप होगा, मतलब जहां पे टेक्नोलॉजी होगी, वहां पे जनसंख्या हार जाएगी। मतलब लोगों की संख्या, आप अगर एक साइड पे 500 लोग हैं और एक साइड पे केवल 100 लोग हैं, लेकिन उनके पास क्या है, तोप है और अत्याधुनिक हथियार है, तो ऐसी कंडीशन में किसका पल्ला भारी होगा, टेक्नोलॉजी का, ठीक। और इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी एडवांटेज यही थी, ठीक है। पहला, इनको मदद भी मिला इन सबसे, और दूसरा इसके पास तोप था। तो बाबर एक प्रकार का तोपचंद था, ठीक है। अब ये तोप लेकर के आया था अपने साथ, लेकिन साथ साथ ये अपने साथ युद्ध लड़ने की, वॉरफेयर की एक नई पॉलिसी लेकर के आया था। उस नई पॉलिसी का नाम था तुगलमा। ये बोलने में कभी मिस्टेक हो जाता है, तुगलमा। युद्ध लड़ने की एक विशेष प्रकार की टेक्निक है, युद्ध लड़ने की एक विशेष प्रकार की तकनीक है, जिसको उज्बेकिस्तान से उठा करके लेके आया था। इसको बोलते हैं तुगलमा पद्धति, तुगलमा मेथड, वॉर करने की तुगलमा मेथड। इस नीति में क्या करते हैं, एक और मान लीजिए ये सेना खड़ी है, ठीक, इब्राहिम लोदी की, और एक और किसकी सेना खड़ी है, बाबर की। उसने क्या किया, अपनी सेना को 3-4 भागों में बांटा, ठीक, और उसको सजाया कैसे, सेमी सर्कल शेप में, सेमी सर्कल अर्धचंद्राकार क्षेत्र में। और ये जो बीच वाले होते थे ना, ये डायरेक्ट इनको दिखते थे, इनकी सेना को, लेकिन ये लोग हमेशा हिडन होते थे, छुपे होते थे। तो ये इनको लगता था क्या है कि इतना ही सेना है, तो ये सीधे अटैक किए इन पे, दोनों लड़ने लगे, ठीक। जैसे ही ये सारे सैनिक इनके साथ युद्ध में उलझे, ठीक, इन्होंने क्या किया, अगल बगल से ऐसे आकर के इन पे अटैक कर दिया। अगर आपके पास अचानक से पीछे से हमला होता ना, तो आप हड़बड़ा जाओ,
आपके सामने शत्रु है, आप लड़ रहे हो, 2 से लड़ लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे से आके कोई हमला कर दे आप पे तो डेफिनेटली आप हार जाओगे, हड़बड़ा जाओगे। तो इनकी सेना हड़बड़ा जाती थी। तो ये एक लेकर आया कि तुगलमा पद्धति, ये समझ आया। दूसरा लेकर के आया अपने साथ रूमी पद्धति, रूमी पद्धति। इस पद्धति से वो अपने तोप खाने को सजाता था, जो उनके टैंक्स होते थे छोटे छोटे भयंकर टाइप के, उनको सजाता था। मतलब सेना की एक टुकड़ी, ठीक, सेना की एक टुकड़ी, उसके बाद टैंक, फिर सेना की एक टुकड़ी, उसके बाद फिर टैंक। मतलब सेना की टुकड़ियों के बीच में क्या होता था, बीच बीच में टैंक रखते थे। इस पद्धति को बोलते थे रूमी पद्धति। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बाबर ने अपने तोपों को या अपने टैंक्स को किस पद्धति के माध्यम से सजाया था, ऑर्गेनाइज किया था, तो रूमी, और अपनी सेना को तुगलमा नीति से। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पद्धति बहुत काम आई उसकी, और तोपों की गर्जना इतनी ज्यादा होती है कि हाथी घोड़े हड़बड़ा जाते हैं। वो फटता है तो भी मरता है इंसान, नहीं फटा किसी के सर में गिर गया तो भी मरेगा, और उसके फटने से जोरदार आवाज आती है जिससे हाथी और घोड़े क्या हो जाते हैं, थोड़े से बिचक जाते हैं, है ना। आप कभी कभी देखोगे शादी में घोड़ा बैठा, घोड़े में दूल्हा बैठा है, कोई बैठे तो नहीं हो आप लोग, घोड़े में दूल्हा बैठा है और जब बैंड बज रहा है, घोड़ा हड़बड़ा गया, भग गया, दूल्हा चिल्ला रहा बचाओ, सॉरी घोड़ी, घोड़ी में चढ़ते ना, घोड़ा थोड़ी चढ़ते, घोड़ी में, घोड़ी भाग गई और चिल्ला रहा बचाओ बचाओ, कहाँ निकल लिया हो। कई बार ऐसा किस्सा हुआ है, या तो कभी कभी हिना क्या गिरा दी नीचे में और उसको लाते ही में पीट दिया, किक मिल गया उसको शादी के दिन ही। तो ये भी होता है। इसलिए क्या करते हैं पता है, घोड़े वाले जैसे ही घोड़ा पैदा होता है ना, उसको ना उसके सामने ढोल बजा जाता है जानबूझ के, ताकि हमेशा ऐसी कंडीशन में उसको नयापन ना लगे। इसलिए ढोल बजा बजा के उसको ये प्रैक्टिस हो जाता है कि जब भी ढोल बजेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और जिसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो फिर गिरा के भगेगा। तो कभी घोड़ी में जाओ बैठने के लिए, तो पहले पूछ लेना घोड़ी वाले से, इसके कान में ढोल का आवाज पहले गया है कि पहली बार जा रहा है, कि मेरे साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो आप लोग, ठीक। चलिए, तो ये याद रखना 2 चीजें, एक तुगलमा नीति और एक रूमी, याद रहेगा, ठीक। अंततः इस युद्ध में भीषण हार हो जाती है किसकी, इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी की हार, बाबर की विजय, अनएक्सपेक्टेड, ये लोग सोचे नहीं थे। राणा सांगा, ठीक, आलम खान और दौलत खान, ये लोग इतना सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और उसके मरने के बाद सल्तनत काल का अंत, और बाबर की विजय के साथ ही बाबर एक नया साम्राज्य स्थापित करता है जिसका नाम है मुगल, ठीक। बाबर किस जाति से था, चदगई कबीला है, ट्राइब बोले उसको, ट्राइब। अगर ट्राइब पूछेगा तो चदगई, अगर आपकी उससे जाति पूछेगा तो तुर्क। लेकिन आधा तुर्की था, आधा मंगोलियन था, उसकी माता मंगोलियन और उसका पिता तुर्की। तो कभी कभी जो मुगल है नाम, वो मंगोल से पड़ा है ऐसा कहा जाता है, ठीक। मुगल मंगोल से, और जाति कौन सी थी, तुर्की। लेकिन आप लोग याद रखना क्या था, वो तुर्की ही था, तुर्की जाति से, ठीक है। वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में क्या लिखवा के आया था, तुर्की, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन से ऐसा बनवाया था उसने, यही आया था और उसका बनवाया सर्टिफिकेट, फिर वो। चलिए, इस युद्ध के बाद सल्तनत काल खत्म, बाबर की शुरुआत हो गई, ठीक। बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद इतना उत्साहित हो गया, उसका इरादा यहाँ पे रुकने का नहीं था, लेकिन उसने तय किया कि मैं यहीं रुकने वाला हूं। और ऐसा सुन के इनके होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि आइडिया नहीं था इनको। बाबर सोचा था पहले कि मैं आऊंगा, लूटूंगा, चले जाऊंगा, लेकिन चूंकि उसके पास रहने को घर ही नहीं था, उसके पास कोई ऐसी संपत्ति ही नहीं थी जहां पे वो राज कर सके, है ना। अब पैदा तो राजा बन के ही हुआ था, उसको चाहिए था कोई ना कोई एरिया, तो उसके पास कोई जगह ही नहीं था। तो उसने तय किया कि वो यहीं रहने वाला है,
पहली बार उसने अपना प्रोसेस, मतलब पहली बार अपना उसने विचार जाहिर किया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर ने कब तय किया कि उसको भारत में ही रहना है, तो ये पहले जो युद्ध किया पानीपत का फर्स्ट 1526, ये चीज याद रखना। इस युद्ध से उसको दिल्ली से इतना ज्यादा धन की प्राप्ति होती है कि वो अपने सबसे फेवरेट स्थान पर, जिसका नाम था काबुल, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा है, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने अपने सबसे प्रिय स्थान काबुल में क्या किया, चांदी का सिक्का वहां के हर एक आदमी को, हर एक नेटिव को, हर एक सिटीजन को, काबुल के हर एक रहवासी को उसने एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया इस जीत की खुशी में। और इसकी उपाधि क्या पड़ गई, कलंदर। तो क्वेश्चन आएगा बाबर की उपाधि क्या थी, कलंदर। बाबर की उपाधि पड़ गई कलंदर। ठीक, तो भारत के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन था और इस युद्ध को जीतने के बाद एक नई इतिहास की शुरुआत भारत में हो जाती है, मुगल काल। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया, मुगल राजवंश की स्थापना करी। लेकिन दूसरी ओर आप देखोगे कि ये लोग जो थे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बाबर यहां स्टैब्लिश हो जाएगा, उन्होंने, अब ये चुप बैठने वाले तो नहीं थे, चुप थोड़ी ना बैठ जाते भाई। आप सोचो ना, उस समय का जो सिचुएशन था, कोई भी साम्राज्य, ये कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि उसका साम्राज्य सिमट जाए। हमेशा हर व्यक्ति एक्सपांड करना चाहता है। मध्यकाल में उनको सुख शांति से मतलब नहीं है। मध्यकाल की ना एक खासियत है, उनको सुख शांति से मतलब नहीं है, प्रोग्रेस से मतलब नहीं है। उनको मतलब क्या है, एक्सपांशन ऑफ एरिया, अपने साम्राज्य का विस्तार, लगातार विस्तार, यही उनको सुख देता था। जनता कष्ट में मर जाए कोई मतलब नहीं। ठीक, भारत के राजा भी अलग नहीं थे, इनको क्या पड़ी थी इसको बुलाने की, भाई मेवाड़ में रहते चुपचाप से, इनका एरिया था, बढ़िया था, सुखी थे। उस समय के सबसे महानतम राजाओं में से एक थे राणा सांगा, क्या पड़ी थी इनको, लेकिन नहीं, अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही है, तो इन्होंने एक मौका देखा। अब इनके पास दिक्कत क्या आ गई, बाबर ने विचार कर लिया रहने का, तो ये क्या करेंगे, अब बाबर को हटाने का प्रयास करेंगे। तो बाबर को हटाने के प्रयास में इनको और कुछ लोगों का साथ मिल गया, और उनमें से कौन कौन थे, एक तो एक व्यक्ति सांगा के साथ आया, कौन, महमूद लोदी, महमूद लोदी। ठीक, अब ये महमूद लोदी कौन था, जिसको बाबर ने मारा था उसका भाई, इब्राहिम लोदी का भाई, कौन, महमूद लोदी, इसके साथ आ गया। दूसरा व्यक्ति कौन आया, मेदनी राय। मध्य प्रदेश में, एमपी में, ये मालवा, ये जो एरिया है, वहां पे एक राजा था, चंदेरी नामक जगह का, चंदेरी आपने सुना होगा नाम, जहां की साड़ी फेमस है, चंदेरी, वहां का एक राजा था जिसका नाम था मेदिनी राय। ये इनके साथ गठबंधन कर लिया। ठीक, और एक आलम खान तो था ही, तो ये भी इनके साथ हो गया। अब इनकी चारों की सेना एक तरफ, और दूसरी ओर बाबर। अब देखो, जितनी मुश्किल लड़ाई बाबर के लिए पहली विजय थी पानीपत की, उससे 100 गुना ज्यादा कठिन लड़ाई कब की थी, दूसरी वाली, जिसको कहते हो आप 1527 का जो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ खानवा। ठीक, खानवा यूपी में है, आगरा के पास खानवा। तो खानवा में चैलेंज किया किसको, बाबर को, चारों ने मिलकर के। और बाबर के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों, अगर वो मरता तो भी ठीक, अगर जीतता तो पूरे भारत का राजा, क्योंकि सारे बड़े राजा एक साथ आ चुके थे। लोधी थे, लोधी जो पहले दिल्ली के राजा, राणा सांगा, ठीक है, राजस्थान के राजा, मेदिनी राय मध्य प्रदेश का राजा, और आलम खान वो तो पहले से था ही, इब्राहिम लोधी का। ठीक, तो यहां पे जो बाबर था ना, बाबर, उसके लिए सिचुएशन ऐसा था
कि या तो कर लो या तो मर जाओ। सेना भी कम थी, एडवांटेज अभी भी इनके पास एक था, वो था तोप। ठीक है, तोप से एक चीज याद आया मुझे, बाबर जो है ना वो अपने साथ उस्मान और मुस्तफा खान के नाम से दो तोपची लेकर के आया था। एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि बाबर अपने साथ जो दो गनर लेकर के आया था, गनर तोपची, ठीक, वो तोपची का नाम क्या था? तोपची समझ रहे हो? अरे तोप चलाने वाला, तोपची। जैसे बावर्ची, ऐसे तोपची। बावर्ची खाना बनाने वाला, तोपची तोप चलाने वाला। ठीक है, गनर लिख सकते हो आप इसको, गनर। ठीक, तो इनके दो तोपची थे, इनका नाम था, एक का नाम था मुस्तफा खान, मुस्तफा खान, और एक का नाम था उस्मान अली। मुस्तफा खान और उस्मान अली, ये दो तोपची थे उसके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा याद रखिएगा। मुस्तफा खान और उस्मान अली, ये दो तोपची थे उसके, मुस्तफा खान और उस्मान अली। ठीक है, आ जाओ आगे। बाबर के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो एक भीषण युद्ध में भाग लेता, और इसकी सेना जो थी थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, थोड़ी हताश भी थी, अपने घर से दूर भी थी। तो इसने अपनी सेना में नई ऊर्जा भरने के लिए सबसे पहले एक नया विशेष काम किया। इसने तमगा, एक टैक्स होता है जो बाबर अपने सैनिकों से लिया करता था, तमगा टैक्स, तमगा, तमगा, तमगा नाम का टैक्स होता था जो बाबर अपने लोगों से लिया करता था, खासकर किससे? सैनिकों से। उस टैक्स को डायरेक्ट उसने बोला कि आपको ये टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। ठीक, इससे थोड़ा सा उत्साह जागा उनमें, और यहां पे भिड़ गई दोनों की सेना। कहां पे? खानवा में। खानवा के युद्ध में डेफिनेटली कौन मजबूत था? इनकी सेना। ठीक, बाबर ने देखा कि सेना युद्ध में हार रही है, और हारती हुई सेना को उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने लास्ट ऑप्शन चुना जो उसका अंतिम निर्णय साबित हुआ, और ये युद्ध में जीत का एक मतलब डंका उसने बजा दिया। उसने धर्म का सहारा ले लिया, और इस्लाम में धर्म पहले होता है, याद रखना, बाद में कोई और होता है, पहले क्या होता है? धर्म। और धर्म के नाम से इसने भारत में पहली बार जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद, जिहाद समझते? आतंकवादी जो अभी जिस चीज के लिए आतंक मचा के रखे हैं वो क्या है? जिहाद। धर्म विजय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धर्म की विजय, धर्म विजय, अपने धर्म की विजय, जिहाद। तो आपको क्या करना है? उसने अपने सैनिकों से कहा कि जिहाद करो, अपने धर्म को जीत हासिल कराओ, लड़ो। ये सुनकर के उसके पूरे के पूरे जो सैनिक थे ना, इतने जोश में आ गए कि उन्होंने एक एक आदमी ने 5-5, 10-10 को मार दिया। और एक इस जिहाद के नारे ने इस युद्ध की बाजी पलट दी पूरी। जहां पे बाबर हार रहा था ना, इस युद्ध को क्या कर लिया उसने? जीत लिया, मात्र एक जिहाद के नारे से। तो धर्म में देख रहे हो कितनी ताकत होती है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो जय श्री राम ऐसा करके, तो उसको अंदर से अलग जोश आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे जिहाद जिहाद करके चिल्ला दिया वो बीच रास्ते में। आपने वो देखा ना बाहुबली, मृत्यु क्या है? क्या है मृत्यु? दुश्मन को पीठ दिखाना है मृत्यु, अपनी माता का अपमान सह के पीठ दिखाकर भाग जाना है मृत्यु। यही उसने कह दिया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जिहाद का नारा देकर बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया, और अंततः ये साबित हो गया खानवा के युद्ध के बाद कि अब भारत का नया इतिहास कौन लिखेगा? बाबर, अपने हाथों से। ठीक, राणा सांगा घायल हो गए इस युद्ध में, और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। युद्ध के मैदान में नहीं हुई, घायल हो गए थे। घायल होने के बाद बीमार पड़े, और कुछ समय बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक, इनका चैप्टर खत्म। महमूद लोधी भाग गया पट्टा छोड़, सीधा भाग गया बिहार। मेदिनी राय भी भाग गया कहां पे? अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश, चंदेरी। और आलम खान भी मारा गया। तो यहां से दो लोग बच गए, कौन? एक महमूद लोधी, दूसरा मेदिनी राय।
ठीक, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक नई उपाधि ली, उस उपाधि को कहते हैं गाजी। इतिहास में दूसरा व्यक्ति आप लोग पढ़ रहे हो जिसने गाजी की उपाधि ली थी, गाजी नामक टाइटल लिया था। अब बताइए जरा कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने गाजी मलिक की उपाधि ली थी, जल्दी बताओ। पहला व्यक्ति जिसने गाजी मलिक की उपाधि ली। अरे बोल रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल लो, गलत होगा तो होगा, कौन सा आपको खा जाएंगे यहाँ पे। गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन बिन तुगलक नहीं भैया, गैसुद्दीन तुगलक है। तो गैसुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से बैठा था गद्दी पर, और इसने खानवा का युद्ध जीतने के बाद क्या लिया, गाजी मलिक, गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, तो ये काफिरों को मारने वाला बन गया। ठीक है, तो ये दो युद्ध समाप्त हुए। अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, दो युद्ध समझ आया, कैसे भारत में बाबर की एंट्री हुई, कैसे भारत में बाबर ने पहला युद्ध जीतकर अपनी क्षमता का विस्तार किया, और दूसरा युद्ध जीत करके साबित कर दिया कि भारत में अब किसका सिक्का चलेगा, तो मुगलों का सिक्का चलेगा। ठीक, पहले बार में उसने क्या कहा था, पहले युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने कहा था कि मैं रहना चाहता हूं भारत में, उसने इच्छा जाहिर करी थी। और दूसरे युद्ध के बाद उसने ये कहा, उसने घोषणा किया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भारत में ही रहूंगा। हालांकि उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसको भारत बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ की जलवायु उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, यहाँ का जो मौसम है वो उसको पसंद नहीं था। खानवा नहीं बताया तो और क्या, अरे जहां पे युद्ध होता है वहां के नाम से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे पानीपत में हुआ, पानीपत कहाँ पे, हरियाणा, तो पानीपत में होने के कारण पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध हुआ यूपी के, ये आगरा है, आगरा से 80 किलोमीटर दूर में आप एक तो जगह पड़ता है खानवा, उस खानवा के ग्राउंड में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, तो उसका नाम पड़ गया क्या, खानवा। अब तीसरा युद्ध, पहले युद्ध का डेट 26, दूसरे का 27, अब तीसरे का, लगातार 4 युद्ध 4 साल। तो 1528 1528 में अब उसके दो दुश्मन बचे थे बाबर के, पहला मेदिनी राय और दूसरा महमूद लोदी। ठीक, अब ये एरिया जीत गया था बाबर, ये पूरा एरिया। ठीक, हालांकि पूरा नहीं था लेकिन ये थोड़ा इस एरिया में उसका कब्जा था, ये दिल्ली उल्ली पूरा जीत गया था, आगरा तक। अब यहाँ पे कौन था, एमपी के क्षेत्र में मेदिनी राय, ठीक है, चंदेरी। तो 1528 में उसने हमला कर दिया किस पर, चंदेरी पर, और मेदिनी राय को इस युद्ध में पराजित किया, और मेदिनी राय को उसने मारा। तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पराजित होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेदिनी राय। और खास बात यह रही कि जैसे ही यह युद्ध में मारा गया, इनकी रानियों ने जौहर कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाबर के साथ होने वाले किस युद्ध में जौहर हुआ था, चंदेरी में। ठीक है, तो चंदेरी की राजपूत औरतों ने जौहर किया। तो 1528 चंदेरी का युद्ध, शासक कौन था, मेदिनी राय, और मेदिनी राय की इसमें पराजय हो जाती है, और उसकी पराजय के बाद जौहर, जौहरा लिखा गया क्या, जौहर किया जाता है वहां की रानियों के द्वारा। ठीक, तो ये चैप्टर भी खत्म। अब बचे कौन, अब बचे कौन, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी का पीछा किया, कहां है, छुपा है। ठीक, और अंतिम युद्ध, ये भी यूपी में ही आखिरी में युद्ध होता है, यूपी में घाघरा है, घाघरा, घाघरा। ठीक, यूपी में जगह है घाघरा, घाघरा में युद्ध हुआ किसके किसके बीच, महमूद लोदी मतलब अफगान। आपको क्वेश्चन पूछेगा अफगान वर्सेस बाबर, कब, 1529, 1529, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, अफगान वर्सेस बाबर, और अफगानियों का नेता कौन था, महमूद लोदी। क्योंकि क्वेश्चन में महमूद लोदी का नाम बहुत कम पूछा है, ज्यादातर क्या पूछा है,
अफगानी नाम। ठीक, तो अफगानों का नाम याद रखना कि अफगान ही इस युद्ध में लड़े थे, और इस युद्ध में महमूद लोदी की मृत्यु हो जाती है और अफगानों का सफाया हो जाता है। यहां से महमूद लोदी मृत्यु, अफगानी साम्राज्य का टोटल एंड। लेकिन बाबर से एक छोटी सी गलती यह हो जाती है कि थोड़ी संख्या में जो बचे अफगानी थे, लगभग 20% के आसपास जो बचे अफगानी थे, वो अफगानी बिहार में छुपे रहने में सफल हो गए। ठीक, इसमें लगभग सारे अफगानियों को मार दिया था इसने, लेकिन केवल 20% लोगों को छोड़ दिया था। कहां पे? बिहार में, क्योंकि दूर पड़ता, कौन जाए पीछे मरने के लिए, छोड़ो मरने दो, मिल तो गया था, तो उसने इसको छोड़ दिया। यही अफगानी बाद में इसके बेटे हुमायूं के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं, और यही अफगानी निकलते हैं बाद में सूर राजवंश के नाम से, इसको आप जानते हो, शेर शाह सूरी। तो ये गलती पड़ जाती भारी किसको? हुमायूं को। लेकिन गलती उसकी नहीं थी, गलती किसकी थी? बाबर। बाबर की भी गलती नहीं थी, कितना ही मारता, क्योंकि 1529 में क्या हुआ? युद्ध हुआ घाघरा। अब आगे स्टैब्लिश करता अपने साम्राज्य को, आगे और किसी को मारता या और किसी को पराजित करता। इससे पहले 1513 में, 1530 में बाबर की हो गई मृत्यु। कहां? आगरा में। ठीक, बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1530 में, 1530, और जहां पे उसकी कब्र है आगरा में। ठीक, हालांकि जो बाबर है उसके दो कब्रें हैं। एक कब्र आगरा में, आराम बाग एक जगह है, वहां पे नूर अफगान बाग कहा जाता है, वहां पे उसकी कब्र है। लेकिन इसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मुझे भारत पसंद नहीं है, जब भी मैं मरूंगा तो मुझे काबुल में दफनाना। तो अकबर ने उसको पढ़ लिया, मतलब अकबर तो अनपढ़ था, उसका एक ट्रांसलेटर था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने उसको पढ़ा तुझके बाबरी को, और उसको बोला अकबर को जाकर के कि आपके तो ज्यादा थे, उन्होंने कहा था कि मुझे काबुल में दफनाना। तो अकबर को हो गया टेंशन, बोला कि अरे हमारा दादा तो यही दफन है। अब इस्लाम में तो ऐसा होता है ना कि इंसान मरता नहीं है, वो केवल सो जाता है, मृत्यु अंतिम नहीं होती। हम लोग क्या मृत्यु अंतिम है, इंसान खत्म, शरीर जला दिए, उसका दुनिया से वास्ता खत्म। वहां ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, हर आदमी को गाड़ा इसलिए जाता है ताकि जब कायनात की जब रात आएगी ना, तब सबका हिसाब होगा। इससे आपका पेपर के दिन हिसाब होता है, क्या अच्छा क्या बुरा कर्म सब पेपर के दिन मिलता है। फिर सोचते हो अरे इसको पढ़ लेता तो क्या होता, लगता है कि नहीं ऐसा? यही छोड़ा था, यही चाह गया भगवान, क्या दुश्मनी है, कोई दुश्मनी भगवान को नहीं, आपको खुद से दुश्मनी है। तो अकबर ने उसकी कब्र खुदवा दी, किसकी? बाबर की, और उठा के ले गया कहां पे? काबुल, और बाद में काबुल में दफनाया। तो बाबर की कब्र दो जगह, एक आगरा में और दूसरा काबुल में। लेकिन मेन कब्र कहां पे है? ना काबुल में। अरे वो है तो वही ना, आगरा में पहले था, उठा के कहां ले गए? काबुल। अब मुख्य कब्र कहां पे है? काबुल में, लेकिन उसकी एक प्रतीकात्मक कब्र आज भी, ठीक, आगरा में। तो ये बाबर, पूरा उसका जीवन चित्रण। उसकी लाइफ में युद्ध के सिवा कुछ था ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन का कोई भी ऐसा साल मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा जिसमें उसने युद्ध नहीं किया। और ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर लड़ता रहा, आप उससे जीतोगे कैसे? आप युद्ध कर रहे हो 4 साल 5 साल में एक बार, और युद्ध उसका खेल है, वो युद्ध नहीं करेगा तो बीमार पड़ के मर जाएगा। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ दूर ही रहो तो ठीक है। और बाबर वैसे ही था, 11 साल की उम्र से युद्ध कर रहा अपनी मृत्यु तक। ठीक, चलिए कुछ कुछ और चीजें हैं वो देख लेते हैं बाबर के बारे में। जैसे बाबर ने इतना व्यस्त रहने के बाद भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी एक आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। ठीक, उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखा गया?
टर्की। बाबर की लैंग्वेज क्या थी? टर्की, तुर्की। ठीक, बाबर की लैंग्वेज क्या थी? तुर्की थी। तुर्की भाषा में इसने लिखा तुजुक बाबरी। लेकिन जब अकबर का समय आया तो अकबर का एक ट्रांसलेटर था, अनुवादक था। अकबर ने अपने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अपने साम्राज्य में, और उसका प्रमुख बनाया था किसको? अब्दुल रहीम खान ए खाना। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, खाना खाना नहीं, बादलों को तो खाना खाना भूख लग रही है सर, बोलो। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये उसका ट्रांसलेटर था अकबर का, अकबर का अनुवादक था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुके बाबरी का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया, और उसका नाम क्या पड़ गया? बाबरनामा। बाबरनामा। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कभी कभी कुछ लोगों को कि उसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। दोनों ऑप्शन में होगा, बाबरनामा, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी ट्रांसलेशन है उसकी आत्मकथा का, और उसका मेन पुस्तक का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तुजुके बाबरी, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी थी, उसको फारसी भाषा में, पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करा? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ठीक, इसके बाद एक यूरोपियन महिला थी, इंग्लिश महिला, जिनका नाम था मिसेस चार्ल्स बेबरीज। बेबरीज, इन्होंने बाबरनामा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। मिसेस चार्ल्स बेबरीज, मिसेस चार्ल्स बेबरीज, श्रीमती चार्ल्स बेबरीज, इन्होंने बाबरनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछा है। हालांकि बाबरनामा का अब्दुल रहीम खाने खाना के ट्रांसलेशन से पहले ही 3 से 4 ट्रांसलेशन हो चुके थे, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो अब्दुल रहीम खाने खाना का बाबरनामा था। ठीक है, तो बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा का फारसी अनुवाद है। आंसर देना तो सीखो। बाबरनामा क्या है? बाबर की ऑटोबायोग्राफी का फारसी अनुवाद। और ठीक है, अब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? मिसेस चार्ल्स बेबरीज ने। तो मिसेस चार्ल्स बेबरीज का नाम याद रखो। ठीक, चलिए। बाबर अपने आप में इतना व्यस्त रहने के बाद भी कविता लिखने का शौकीन था। उसको पता नहीं वक्त कैसे मिलता था, एक हाथ से तीर चलाता होगा, एक हाथ से लिखता होगा। तो बाबर ने लिखा भी, इसके बाद कविता भी लिखी। फारसी, फारसी, पर्शियन। किसका? बाबरनामा। हाँ, बाबरनामा। ठीक, चलिए। अपनी खुद की कविता लिखता था बाबर, और ये कविता जो शैली का अपन एक देखा था गुलरुखी, किसकी शैली थी? गुलरुखी शैली में, गुलरुखी स्टाइल में कौन सा ऐसा राजा था जो अपनी कविताएं लिखता था? जल्दी बताओ। लज्जते सिकंदरी किसका है? फहरंगे सिकंदरी। नाम में सिकंदर है, पूरा गुड़ गोबर कर दोगे। ठीक है, तो जैसे सिकंदर लोदी अपनी कविताएं कौन से स्टाइल में लिखता था? गुलरुखी। वैसे ये इसकी खुद की स्टाइल थी एक, जिसको बोलते थे मुबैयान। मुबैयान, मुंबईयान याद कर लो, मुंबईया याद कर लो। तो आता है क्या बम्बैया? हो खाने वाला है, तो मुंबईया, मुंबईया याद कर लो। बम्बैया खाते खाते लिखता था। तो मुंबईयान शैली में बाबर अपनी कविताएं लिखता था,
और इसकी कविता का नाम था दीवान। इसकी कविता का नाम क्या था? दीवान। अकबर की कविता, अकबर का पोयम, कौन सा पोयम लिखा उसने? दीवान। दीवान नाम से उसने पोयम लिखा। ठीक, दीवान, दीवान याद रखना। बाबर की थी, खुद पैदा किया था उसने, खुद की शैली, उसका जनक था मुंबईयान शैली का। ठीक, हाँ, बाबर ही लिखेगा ना भाई अपनी शैली में, मैं दूसरा में थोड़ी। अकबर कहाँ बोला मैं? अरे अकबर थोड़ी पढ़ा रहा हूं। अकबर कैसे लिखेगा बेचारा? अकबर तो अनपढ़ था। पूरे मुगल काल में एकमात्र व्यक्ति जो अनपढ़ था अकबर था। वो कहाँ लिखेगा? उसको साम्राज्य विस्तार से फुर्सत मिली तब। ठीक, तो ये मुबैयान शैली में लिखता था, दीवान कविता उसकी थी, याद रखना। इसके बाद याद रखना, इसने भारत में बगीचा निर्माण की एक नई शैली बनाई, आराम बाग, सॉरी, चार बाग शैली। चार बाग शैली, ठीक, बगीचा निर्माण की चार बाग शैली। मतलब बगीचा निर्माण की नहीं बोल सकते आप उसको, क्या बोलना चाहिए, भवन निर्माण की ऐसा लिख सकते हो, बगीचा मत लिखो। हाँ, आर्किटेक्चर की एक नई मेथड को जन्म दिया, उसका नाम था चार बाग। चार बाग शैली, उसमें चार ऐसे जो आप देखते हो ना, चार तरफ खंबे होते हैं, हाँ वो चार बाग शैली। ठीक, चारों तरफ से खंबे, पिलर, चार बाग शैली। इसने ना आगरा में एक गार्डन बनाया था जिसको बोलते हैं नूर अफगान बाग। नूर अफगान बाग, नूर अफगान बाग कहां बनवाया? आगरा में। इसने आगरा में नूर अफगान बाग बनवाया। नूर अफगान बाग, नूर अफगान बाग। ठीक, ये नूर अफगान बाग की खासियत ये थी कि बगल में नदी गुजरती थी, नदी से पानी, जैसे ये जो चार बाग शैली, नदी से पानी आता था किसमें? उस बाग में। और उस बाग में जो ड्रेन्स बनाए गए थे, नालियां, वो इतने अच्छे सिस्टम से बनाए गए थे कि पानी आता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्यारी है, यहाँ पूरा फूल लगा हुआ है और उसके बगल में क्या गुजर रहा है? पानी। ठीक, पानी गुजरेगा जहां जहां पे फूल और जहां जहां पे वो पेड़ लगाए गए हैं, सारे राउंड मारेगा पूरे बाग में, और राउंड मारने के बाद वो वापस निकल जाएगा बाहर। तो हमेशा जो बगीचे में पानी रहेगा उसको मिलता रहेगा पानी, पानी कमी नहीं होगी, और अलग से पानी डालना भी नहीं पड़ेगा। ये इसकी खासियत थी। ठीक, चलिए, इसका एक सेनापति था बाबर का जिसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी, इसका सेनापति कौन था? मीर बाकी। मीर बाकी ने इसकी मरने के बाद, इसकी मृत्यु के बाद 1529 में ही, सॉरी 1530 में ही एक मस्जिद बनवाया इसके नाम से, इसका नाम था बाबरी मस्जिद। भारत का सबसे विवादास्पद स्थल बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करता कौन था? मीर बाकी। ये बाबर का सेनापति था, मीर बाकी। तो बाबरी मस्जिद कब बनवाया गया? 1530 में, 1530 में। ठीक, मीर बाकी ने इसको बनवाया, मीर बाकी। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट बाबर। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, लंबे समय से तो नहीं आया है लेकिन अभी हाईलाइट में है तो हो सकता आ जाए। तो बाबर याद रखना, सारा चीजें कब आया, कैसे आया, कौन कौन से युद्ध किया, कौन कौन से उसके काम थे, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, और बाबर के चार बेटे थे, एक को जानते हो हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी, और चौथा था हिंदाल। चार बेटे थे उसके, और चारों बेटों में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। और उसने हुमायूं से मरने से पहले ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी पूरी पूरे साम्राज्य को क्या करना? चारों भाई अलग अलग बांट लेना, लड़ाई मत करना, लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओ। ये अच्छा भी हुआ
ये बुरा भी हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि चारों भाई शांति से रहे अपने अपने क्षेत्र में, बुरा इसलिए हुआ क्योंकि साम्राज्य बढ़ गया, अब छोटा हो गया, और छोटा साम्राज्य हमेशा से कम ताकतवर होता है। तो यही दिक्कत हो गई हुमायूं के साथ, जब उसको साम्राज्य मिला तो एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया उसने, और अपने पिता के कहे अनुसार उसने अपने तीनों भाइयों को बांट दिया अलग अलग क्षेत्र, ईरान का क्षेत्र, काबुल का क्षेत्र अलग अलग बांट दिया, अस्करी हिंदाल और कमरान को, और अपना कहाँ बैठ गया, दिल्ली में। और इसके बाद कौन आएगा भारत में, हुमायूं। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे, हुमायूं। बाबर से कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत कब होगी, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।